आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन। देखिए, पॉल्यूशन दो प्रकार का पॉल्यूटेंट ही पॉल्यूशन कहलाते हैं। तो पॉल्यूटेंट कौन से प्रकार के होते हैं? पॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर, एयर, सॉइल में हुआ अवांछित परिवर्तन जो जैविक दृष्टिकोण और भौगोलिक और फिजिकल एंड बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से अनफेवरेबल अगर कोई चेंज होता है तो वो पॉल्यूशन कहलाता है। और जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में क्या डिफरेंस होता है, हम इसको समझते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो पोल्यूटेंट होते हैं जिनका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता या बहुत ही स्लो होता है, कई ईयर्स लगते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के डब्बे, मरकरी के कंपाउंड, लोहा के फिनोलिक कंपाउंड, बेंजीन, डीडीटी, बीएससी, ये सब पेस्टिसाइड होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं। वहीं जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होते हैं उनमें कॉटन, पेपर, डोमेस्टिक सीवेज, वुड वगैरह इसके अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट को हम डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं, और दूसरा उसे हम प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी कह सकते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट का क्या मतलब होता है? ये पोल्यूटेंट इसी अवस्था में पर्यावरण में मुक्त होते हैं, जैसे ये जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में ये इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, जैसे डीडीटी, बीएचसी, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। यानी ये इनमें कोई चेंज नहीं होता है। वहीं जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्शन करके बनते हैं, जैसे PAN, परऑक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, O3, ये मोस्ट पॉइजनस होते हैं। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट रिएक्शंस के बाद बनते हैं। अब आता है एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट की हम बात करें उससे पहले हम एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पहले बात है एटमॉस्फेयर। यह पृथ्वी के चारों ओर फैला एयर का आवरण होता है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जिसका होता है संख्या 78.07%। यह रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। यह वस्तुओं को जलने से रोकती है। इसके कारण वायुदाब, पवन का बनना, प्रकाश का परावर्तन होना, ये सब घटनाएं होती हैं। तो मौसमी परिघटनाएं होती हैं उनमें मेन रोल नाइट्रोजन का होता है, तो मैक्सिमम संख्या में पाई जाती है। नाइट्रोजन का विस्तार जो है वो 128 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन में आती है ऑक्सीजन। हम जानते हैं ये जो लाइफ गैस ऑक्सीजन है इसकी अमाउंट 921, तो हम राउंड फिगर में कहते हैं परसेंटेज में, अदरवाइज ये 20.93% पाई जाती है जो जलाने में सहायक है। यह है ऑक्सीजन का विस्तार सिर्फ हमारे सरफेस लेवल से 16 किलोमीटर हाइट तक ही है, और ये फिर विरल पोजीशन में 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है कि बताइए हमारे वायुमंडल के अंदर तीसरी सबसे प्रमुख पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? आर्गन। आर्गन एक नोवेल अक्रिय गैस होती है जिसकी मात्रा होती है 0.93%। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा होती है 0.03%। यह की ऑफ वेदर भी कहलाती है क्योंकि ये सबसे भारी गैस होती है। यह 32 किलोमीटर तक फैली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोल्यूटेंट गैस होती है। फूड चेन का प्रारंभ कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ मिलकर ब्लैंकेट, कंबल का काम करती है। इसे हम एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट भी कहते हैं। इस गैस के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। वायुमंडल की निचली परतों को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल की निचली परतों को का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है। एरोलॉजी क्या होता है? वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन एरोलॉजी कहलाता है। तो ये देखिए ये तीनों गैसेज आ गई हैं, और CO2 के बारे में ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ हम पहले ही पढ़ चुके हैं
की ऑफ वेदर इसलिए कहलाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ही एटमॉस्फेयर पर ऑक्सीजन जो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। अब कौन-कौन सी लेयर्स होती हैं? ट्रोपोस्फियर सौरमंडल, इसका विस्तार 8 से 18 किलोमीटर तक होता है। यह मौसमी या परिघटनाएँ होती हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो भी जलवायुवीय परिवर्तन होता है, वो कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में, इसलिए इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। ये ट्रोपोस्फियर संवहन मंडल है, तो ये इक्वेटर, इसमें क्या होता है कि 8 किलोमीटर तो पोल, पोल पर तो इसकी क्या होती है कि ये ज़्यादा मोटी नहीं होती, लेकिन जो इक्वेटर होती है उस पर जो 18 किलोमीटर तक का जो हाइट में पाया जाता है वो ट्रोपोस्फियर ही कहलाता है। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल भी कहते हैं। यह 16 से 32 किलोमीटर तक फैला शांत क्षेत्र होता है, इसमें वायुयान उड़ते हैं, तो ये स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शांत वायुयानों के लिए अनुकूल कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फियर। इसमें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी इसे कहते हैं। ओजोन गैस का अधिकतम घनत्व 16 से 25 किलोमीटर पर होता है। ओजोन स्फीयर जो होती है इसका विस्तार 32 से 60 किलोमीटर तक होता है। ओजोन की प्रतिशतता 2 गुना 10 की पावर -6% होती है। ओजोन यूवी रेडिएशन को अर्थ पर आने से ये रोकती है। आप जानते हैं यूवी बी और सी के बारे में मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ। तो जो यूवी बी और सी रेडिएशन, जो सी है उनको ये रोकती है, जिससे कैंसर्स हैं और जो भी म्यूटाजेनिक जो हार्म है वो हमें नहीं होती। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लैंक्टन वो नष्ट हो जाते हैं यूवी रेडिएशन से। ओजोन लेयर निचले समताप मंडल का भाग होती है। यह 16 से 25 किलोमीटर की मोटाई की होती है। आयनोस्फीयर या आयन मंडल कहते हैं, यह 60 से 640 किलोमीटर तक फैला होता है। यूवी रे गैसेस को आयनीकृत रखती है। यह रेडियो, टीवी सिग्नल्स, शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करती है। इसी मंडल के अंतर्गत उपग्रह भी पाए जाते हैं। तो संसार उपग्रह कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें याद रखना है कि संसार उपग्रह जो होता है ये आयनोस्फीयर में हम रखते हैं इनको। यहाँ गैस आयनाइज फॉर्म में पाई जाती है और वो आयनाइज फॉर्म में यूवी रेडिएशन के कारण रहती है। तो इंटरनल जो स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी इसी स्टेशन में पाया जाता है। और लास्ट का जो एक्सोस्फीयर होता है ये 640 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता होती है। जीपीएस सैटेलाइट भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लेयर पाई जाती हैं और उन अलग अलग लेयर्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, चाहे वायुयान उड़ाना हो, चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रखना हो। और हर जो लेयर है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। अब आगे की क्लासेस में हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट होते हैं। और तो देखिए जो एयर पोल्यूटेंट को हमने एक और कैटेगरी में डिवाइड किया है और वो कैटेगरी है गैसियस एयर पोल्यूटेंट और पार्टिकुलेटेड एयर पोल्यूटेंट। गैसियस एयर पोल्यूटेंट का मतलब ये होता है कि जो गैस फॉर्म में ही पोल्यूशन करे, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वैसे तो नॉन पोल्यूटेंट गैस मानी जाती है लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये सब आती हैं गैसियस पोल्यूटेंट। पार्टिकुलेटेड मैटर में क्या आता है, इनकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगी तो यह पोल्यूटेंट कहलाएगा। तो ये याद रखना है कि जो एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर जो नाम यूज होता है वो एसपीएम यूज होता है 0.25 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल्स के लिए। कारखानों से निकला धुआं पार्टिकुलेटेड मैटर का मेन सोर्स होता है। तो एसपीएम क्या करती है, ये एलर्जी कंडीशंस कोज करती है। ये एसपीएम्स हैं वो हमारे